हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की ओल्ड NCERT वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 3 है। यहां पर हम लोग वायु में जल अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है। जब जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आपके सामने यहाँ पर एक इमेज भी दिया गया है और ये इमेज जो है अंतरिक्ष से लिया गया है, जो कि पृथ्वी का इमेज है। पृथ्वी का जो दूसरा लक्षण है वो यहाँ पर बादलों का आवरण है। तो धरातल का प्रमुख नीला रंग हो या फिर वायुमंडल के जो सफेद बादल हैं, इन दोनों में ही जल विद्यमान है। वायुमंडल में जो जल है वो गैसीय अवस्था में अर्थात जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में जो बादल वगैरह हैं, इनके अंदर जो जल होता है वो गैसीय अवस्था में अर्थात जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। निम्न अक्षांशों और महासागरों के ऊपर इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। लेकिन निम्न अक्षांशों से ऐसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के आसपास के जो अक्षांश हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष वर्ष सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, सीधा पड़ने की वजह से यहाँ पर वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है और वाष्पीकरण ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इन अक्षांशों में वर्षा ज्यादा होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि निम्न अक्षांशों में और महासागरों के ऊपर इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में और स्थल भागों पर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम शुष्क होता है। तो शुष्क मौसम होने की वजह से वहां की जलवायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। और स्थल भागों के साथ भी यही है, क्योंकि स्थल भागों पर कोई जल का स्रोत तो नहीं होता है। तो जल का स्रोत ना होने की वजह से क्या होता है, यहां पर भी जलवायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। इसके अलावा वायुमंडल में ऋतुओं के अनुसार जलवाष्प की मात्रा बदलती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। देखिए शीत ऋतु में क्या है, शीत ऋतु में मौसम बहुत ज्यादा शुष्क होता है। तो शुष्क होने की वजह से क्या होता है, वायुमंडल में जल कम होता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है काफी ज्यादा गर्म होता है। तापमान गर्म होने की वजह से आसपास के जो जल के स्रोत हैं वहां से वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो वाष्पीकरण ज्यादा होने की वजह से क्या है, वायुमंडल में जल की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, यानी ऊंचाई के साथ ऊपर की तरफ बढ़ने पर वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है ये भी घटती जाती है। अन्य गैसों की अपेक्षा वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। यानी कि हमारे वायुमंडल में जो अन्य गैसें हैं, इनकी तुलना में वायुमंडल में जो जलवाष्प है इसकी मात्रा काफी कम है। लेकिन वायुमंडल को गर्म या ठंडा करने और मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों में जलवाष्प का निर्णायक योगदान होता है। यानी हमारे मौसम में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते हैं उसमें जलवाष्प का एक योगदान होता है, क्योंकि जलवाष्प एक कंबल की भांति व्यवहार करती है। तो इसका एक अहम रोल होता है। अब यहां पर सवाल आता है कि वायु में जल कैसे आता है, यानी वायु में जो हम जल देखते हैं, जल ये कैसे आता है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जल अपना स्वरूप बदल सकता है। जल जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। यानी जल द्रव से ठोस में या गैस में बदल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब गीले कपड़ों को सुखाने के लिए फैलाया जाता है तो क्या होता है, तो गीले कपड़े कुछ समय के बाद धूप में सूख जाते हैं, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण की क्रिया हो रही होती है। और वाष्पीकरण की क्रिया होने की वजह से जो गीले कपड़ों का जल है वो वायुमंडल में चला जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। तो वायुमंडल में अधिकतर जल जो है धरातल पर स्थित जलाशयों के जल के वाष्पीकरण से आता है। इस धरातल पर जो जल के स्रोत हैं उनसे जो वाष्पीकरण होता है, उसके वाष्पीकरण होने से वायुमंडल में जल पहुंचता है और ऐसे करके वायुमंडल में जल आता है। वाष्पीकरण जो है हर समय किसी भी तापमान पर होता रहता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर मौसम की दशाओं के अनुसार बदलती रहती है। यानी कहने का मतलब यह है कि वाष्पीकरण लगभग हर जगह होता है, हर मौसम में होता है। लेकिन यहां पर बताया गया कि मौसम की दशाओं के अनुसार, यानी धूप है, सर्दी है, गर्मी है, या फिर कह सकते हैं रात का मौसम, दिन का मौसम है, वाष्पीकरण हर जगह हो रहा है। फर्क यही पड़ता है कि मौसम की कंडीशन कौन सी है। कि धूप है, धूप में अगर आप खुले आसमान के नीचे अगर कोई जल का स्रोत है, वहां पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। वहीं कोई स्थान अगर छाया में है और वहां पर जल का स्रोत है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। गर्म, शुष्क और तेज हवा वाले मौसम में वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होती है। देखिए जब मौसम काफी ज्यादा गर्म हो, तेज हवा चल रही हो, उस समय वाष्पीकरण की दर जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके विपरीत ठंडे, आर्द्र और शांत हवा वाले मौसम में वाष्पीकरण की दर जो है कम होती है। यानी जो ठंडा मौसम होता है, आर्द्र मौसम होता है या फिर शांत हवा होती है, तो ऐसे में वाष्पीकरण की दर जो है कम होती है। अब बात करते हैं यहां पर आर्द्रता की, यानी ह्यूमिडिटी की। आर्द्रता होती क्या है, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। वायु की एक निश्चित मात्रा किसी दिए हुए तापमान पर जलवाष्प की एक निश्चित अधिकतम मात्रा ही धारण कर सकती है।
और इस अवस्था में दिए हुए तापमान पर वायु को संतृप्त कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वायु की भी एक सीमा होती है जलवाष्प को धारण करने की, उससे ज्यादा जलवाष्प वायु धारण नहीं कर सकती है, तो ऐसी वायु को संतृप्त कहा जाता है। परंतु जब वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा उसकी धारण करने की अधिकतम क्षमता से कम होती है, उसे असंतृप्त कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि एक व्यक्ति का अगर पेट अच्छे खासा भरा हुआ है तो कहते हैं उसने भरपेट भोजन किया है, और एक व्यक्ति जो है अगर वो कम भोजन करता है तो कहते हैं भूखा रह गया। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वायुमंडल के साथ भी है। अगर वायुमंडल में पूरी मात्रा में जलवाष्प है तो इसको संतृप्त कहा जाएगा, इस वायु को संतृप्त कहा जाएगा। अगर वायुमंडल में जो वायु है उसमें जलवाष्प की मात्रा कम है तो इसको असंतृप्त कहा जाएगा। तापमान के बढ़ने के साथ साथ वायु की जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता है इसमें भी तेजी से बढ़ोतरी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, और वाष्पीकरण की दर बढ़ने की वजह से क्या होता है, वायु की जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता होती है ये भी बढ़ती जाती है। इसके विपरीत वायु के तापमान घटने पर इसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है ये घट जाती है। तापमान अगर कम होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो जलवाष्प धारण करने की जो वायुमंडल की क्षमता है ये भी कम हो जाएगी। तापमान के बढ़ने पर संतृप्त वायु भी असंतृप्त हो सकती है। अब देखिए कंडीशन ऐसी आ जाए कि तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर पहुंच जाए तो क्या होगा, तो वायुमंडल में उपस्थित जो नमी है, जलवाष्प है, ये कम होती जाएगी और ये संतृप्त वायु भी असंतृप्त हो सकती है। इसी प्रकार असंतृप्त वायु भी ठंडी होने पर संतृप्त हो सकती है। अब मान लीजिए असंतृप्त वायु है, यानी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम है लेकिन मौसम क्या है, काफी ज्यादा ठंडा हो गया, तो क्या होगा, असंतृप्त वायु जो है वायुमंडल में ये भी संतृप्त अवस्था में आ जाएगी। जिस तापमान पर दी हुई वायु संतृप्त हो सकती है उसे उसका ओसांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तापमान पर जलवाष्प जो है संघनित होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे ओसांक पॉइंट कहते हैं। यानी एक सीमा होती है जलवाष्प की, जलवाष्प जो है जब ठंडी होती है, ठंडी होने पर क्या होता है, ये पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो इसे इसका ओसांक पॉइंट कहते हैं, यानी ड्यू पॉइंट इसको बोला जाता है। यदि तापमान इस बिंदु से नीचे आ जाता है तो उस वायु की आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है ये कम हो जाती है। नहीं, मान लीजिए अगर टेम्परेचर फिर क्या है, टेम्परेचर एकदम से गिर जाए तो गिरने की वजह से क्या होगा, जो वायु है इसकी आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है ये भी कम हो जाएगी। अतः अतिरिक्त जलवाष्प पानी की नन्ही नन्ही बूंदों या हिमकणों के रूप में संघनित हो जाती है। नहीं, मान लीजिए टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया तो क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पर जो संघनन की प्रक्रिया होगी, इस संघनन की प्रक्रिया में जो जलवाष्प है ये हिमकणों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको संघनन कहा जाता है। संघनन के परिणाम स्वरूप ओस, कोहरा और बादल बनते हैं। देखिए हमने क्लास 6 की साइंस में पढ़ा था कि वाष्पीकरण होने से क्या होता है, जलवाष्प जो है हवा में गैस की अवस्था में पहुंच जाती है। जब ये जलवाष्प ठंडी होती है तो ठंडी होने से क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया के जरिए ये जलवाष्प पुनः जो है द्रव अवस्था में आ जाती है। तो वही संघनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ओस, कोहरा और बादल यहां पर बनते हैं। संघनन के लिए वायु का संतृप्त होना और जलवाष्प को संग्रहित होने के लिए एक सतह का होना जरूरी है। इस संघनन के लिए जरूरी क्या है कि वायु संतृप्त हो जाए, यानी वायु अब इस कंडीशन में पहुंच गई है कि और जलवाष्प धारण नहीं कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होना चाहिए, संघनन के लिए एक सतह होना चाहिए, एक सरफेस होना चाहिए। सरफेस होगा तभी संघनन हो पाएगा। तो वायुमंडल में जो आपकी जो वायु राशियां हैं वो खास करके इसके लिए एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं ताकि वहां पर इस संघनन की प्रक्रिया हो सके। धरातल पर या उसके आसपास की वस्तुएं ओस के बनने में सहायक होती हैं। देखिए ओस कहाँ पड़ती है, ओस पड़ती है धरातल पर। धरातल पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन पर आप ओस की बूंदों को देखते होंगे। तो धरातल पर या उसके आसपास की जो वस्तुएं होती हैं ये ओस के बनने में सहायता करती हैं। वहीं वायु में धूलकण जैसे पदार्थ जो हैं जलवाष्प के संघनन के लिए सतह का काम करते हैं। यानी वायुमंडल में भी धूलकण होते हैं, तो धूलकण जो जैसे जो पदार्थ होते हैं ये जलवाष्प के संघनन के लिए सतह का काम करते हैं और ऐसे कणों को संघनन के नाभिक कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया कि ऐसे कण क्या कहलाएंगे, ऐसे कण संघनन के नाभिक कहलाते हैं। आगे यहां पर संघनन के रूप बताए गए हैं कि संघनन किन किन रूपों में होता है। तो यहां पर ओस और पाला बताया गया कि ओस क्या होती है, पाला क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओस की। देखिए ओस के लिए कंडीशन ये है कि बादल रहित ठंडी रातों में अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र वायु धरातल पर स्थित ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आकर शीतल हो जाती है। यानी यहां पर कंडीशन ये है ओस के लिए कि एक तो बादल रहित रात हो, यानी रात में अगर बादल होंगे तो क्या होगा, मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और गर्म होने से ओस नहीं बनेगी। तो बादल रहित ठंडी रात हो, यानी ठंडी रात हो एकदम से, अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र वायु जो है ये धरातल के संपर्क में आने पर, धरातल अगर ठंडा है इसके संपर्क में आने पर ये शीतल हो जाए तो परिणाम स्वरूप क्या होगा,
इसकी जो अतिरिक्त आर्द्रता है, इसके अंदर जो अतिरिक्त ह्यूमिडिटी है, वो जल की नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में संघनित हो जाएगी। तो ये संघनन की जो प्रक्रिया होगी किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर होगी। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर पत्तियों के ऊपर संघनन की प्रक्रिया हुई है, तो पत्तियों के ऊपर हम लोग ओस को देख पा रहे हैं। जब यह ठोस वस्तुओं की सतह पर जैसे चट्टान, पेड़ पौधों की पत्तियों, घास पर जल की बूंदों के रूप में जमती है, तब इसे ओस कहते हैं। जब यह प्रक्रिया जो आपकी सतह पर जो वस्तुएं जैसे चट्टान है, पेड़ पौधे हैं, पौधों की पत्तियां हैं, घास है, इन पर ये जल की बूंदों के रूप में जम जाए तो इसे ओस कहते हैं। ओस के बनने के लिए क्या है, तापमान जो है हिमांक से ऊंचा यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यानी ओस बनने के लिए कंडीशन और है कि तापमान का 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तब क्या बनेगा, तब पाला बनेगा। तो बात कर लेते हैं पाला की। कभी कभी ओसांक हिमांक पर या उससे नीचे के तापमान पर रहता है, यानी कि जो ओसांक है वो हिमांक पर, यानी कि जो आपका जो जलवाष्प है, ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, इससे नीचे चला जाए तो क्या होगा, तो ऐसे में जलवाष्प जो है हिमकणों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वायु की आर्द्रता बर्फ के कणों के रूप में संघनित हो जाती है और इसे पाला कहते हैं। खास करके सर्दियों के मौसम में होता है, जब टेम्परेचर काफी ज्यादा लो चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो उस समय जो जलवाष्प होती है वो बूंदों के रूप में न बदलकर हिमकणों के रूप में बदल जाती है, बर्फ के कणों के रूप में बदल जाती है। तो हमें पेड़ पौधों के ऊपर इस तरह से हिमकण देखने को मिलते हैं। तो ये वास्तव में पाला होता है। पाला जो है फसलों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब है बादल। वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन से बादल बनते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब ऊपर उड़ती आर्द्र वायु का तापमान जो है ओसांक पर पहुंच जाता है। देखिए, ओसांक के बारे में भी मैंने बताया था कि जिस तापमान पर जलवाष्प जो है संघनित होकर जल की अवस्था में आ जाती है, वो उसका ओसांक पॉइंट कहलाता है। तब क्या होता है, तब जलवाष्प जो है संघनित होकर जल की बहुत ही छोटी छोटी बूंदों या हिमकणों का रूप धारण कर लेती है। जल की असंख्य नन्ही नन्ही बूंदों या बहुत छोटे छोटे हिमकण वायु में ये मंडराते रहते हैं और वायु धाराओं के साथ ये तैरते रहते हैं। जल की इन नन्ही नन्ही बूंदों या छोटे हिमकणों का दिखाई पड़ने वाला ये समूह जो है ये बादल कहलाता है, जैसा कि आप आसमान में ये देख पा रहे हैं। वर्षण और उसके प्रकार, यानी वर्षा और उसके प्रकार बताए गए हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब बादलों की असंख्य नन्ही नन्ही बूंदें या हिमकण जो हैं एक दूसरे से मिलकर कुछ बड़े हो जाते हैं, तब इनका वजन बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो वायु होती है, ये वायु इनको संभाल नहीं पाती है। परिणाम स्वरूप ये जो है जल की बूंदों के रूप में या फिर हिमरबों के रूप में नीचे गिरते हैं। तो जल के द्रव या ठोस रूप में धरती पर गिरने को वर्षण कहा जाता है। वर्षा, हिम और ओला वर्षण के विभिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले वर्षा की बात करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ऊपर उठने से या ठंडे क्षेत्रों में पहुंचने पर बादलों की नन्ही नन्ही बूंदें ये और अधिक ठंडी हो जाती हैं और ये एक दूसरे से मिलकर जल की बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ऐसी अवस्था में जो वायु धाराएं होती हैं इनको बहुत लंबे समय तक संभाल नहीं पाती, क्योंकि इनका वजन बढ़ जाता है। तो बादलों से धरातल पर जल की इन बड़ी बड़ी बूंदों के गिरने को वर्षा कहते हैं। वायु के शांत रहने पर ये बूंदें बहुत छोटी छोटी होती हैं और इन्हें फुहार या ड्रिजल कहा जाता है। यानी जब वायु शांत होती है तब आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में कभी हल्की हल्की फुहार पड़ती है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि वायु के शांत रहने पर ये बूंदें जो है बहुत छोटी होती हैं और इन्हें फुहार या फिर ड्रिजल कहा जाता है। देखिए, वर्षा जो है, वर्षा 3 प्रकार से होती है। तो वर्षा का पहला प्रकार है पर्वतकृत वर्षा। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो पा रहा होगा, इस प्रकार की वर्षा में पर्वतों का योगदान होता है। जब वर्षा वाहिक पवनों के मार्ग में कोई पर्वत श्रेणी आ जाती है, तब पवन इसके ढाल के ऊपर उठकर ठंडी होकर संतृप्त हो जाती है और वर्षा करने लगती है। मान लीजिए पवन जो है इस साइड से आ रही है। इस साइड से आने पर क्या है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पड़ रही है। तो पर्वत श्रेणी पड़ने की वजह से ये पवन जो है, ये पवन ऊपर उठती जाएगी। ऊपर जैसे जैसे उठती जाएगी तो ये और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने पर एक अवस्था ऐसी आएगी, ये काफ़ी ज़्यादा संतृप्त हो जाएगी, यानी इसकी नमी धारण करने की जो क्षमता है और ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ऐसी अवस्था में ये पवन जो है यहीं पर वर्षा करने लगेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पवनाभिमुख ढाल है, इस पर अच्छी खासी वर्षा प्राप्त होगी। तो पर्वतों का वह भाग जो पवनों के सामने पड़ता है पवनाभिमुख भाग कहलाता है, और इस भाग पर जो है पवनें जो है जम के वर्षा करती हैं। इसके विपरीत पर्वतों के पवनभिमुख भाग पर पवनें जब नीचे उतरती हैं तो ये गर्म हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो नमी धारण करने की क्षमता है पहली खत्म हो गई होती है। इसलिए पवनें जो है गर्म हो जाती हैं और अगले वाले यानी अपोजिट साइड वाले जो ढाल है इस पर बहुत कम यहाँ पे वर्षा कर पाती हैं। अतः पवन विमुख भाग पर बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार के कम वर्षा वाले या वर्षा रहित क्षेत्र को वृष्टिछाया क्षेत्र कहा जाता है। तो आपके यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि भारत में जो पश्चिमी घाट पर्वतों के पश्चिमी भाग हैं इन पर भारी वर्षा होती है, परंतु इनका पूर्वी भाग वृष्टिछाया क्षेत्र में पड़ता है।
जैसे आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के लातूर में अक्सर सूखा क्यों पड़ता है, वहां पर बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो लातूर है ये वृष्टिछाया क्षेत्र में पड़ता है। इसी वजह से वो स्थान जो है सूखा हुआ है और वहां पर बहुत कम वर्षा होती है। इसके बाद वर्षा का एक अगला प्रकार है समवहनीय वर्षा। देखिए, जब स्थल गर्म हो जाता है तो इसके निकट की जो वायु है ये भी गर्म हो जाती है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं वायु जब गर्म होती है तो हल्की होकर ही ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, जब धरातल गर्म हुआ तो इसके आसपास की जो वायु है ये भी गर्म हो गई। तो वायु जब गर्म होती है तो गर्म होने पर ये हल्की हो जाती है, हल्की होने की वजह से ऊपर उठती जाती है। यदि ऊपर उठती हुई वायु आर्द्र होती है तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु जो है ठंडी होकर संघनित हो जाती है, और इससे क्या होते हैं, इससे बादल बनते हैं, और इस प्रकार के बादलों से प्राय भारी वर्षा होती है। वायु की संवहनी धाराओं से संबंधित इस प्रकार की वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। और इस प्रकार की वर्षा जो है आपके जो विस्वतीय प्रदेश हैं उनमें एक सामान्य बात है। इन विस्वतीय प्रदेशों में अधिकांश जो वर्षा होती है वो संवहनी वर्षा के रूप में होती है। इसके बाद वर्षा का एक अगला रूप है चक्रवातीय वर्षा। देखिए, जब पवनें चारों ओर से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलती हैं, यानी जब पवनें जो है चारों ओर से निम्न वायुदाब वाला जो केंद्र है, मान लीजिए ये लो प्रेशर जोन है, तो लो प्रेशर जोन की तरफ ये पवनें जब चलेंगी चारों ओर से, ठीक है, तब उनसे तेज गति से घूमने वाला एक चक्र बन जाता है। तो चक्राकार घूमती वायु ऊपर उठने लगती है। यदि इस वायु में आर्द्रता होती है तो अचानक ऊपर उठने से इनसे वर्षा होने लगती है, और इस प्रकार की वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। यानी आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, ये आपके पुस्तक में जो इमेज दी गई है वही इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है। इस तरफ से गर्म वायु आ रही है, यहाँ से शीत वायु आ रही है, तो यहाँ पर क्या एक चक्कर बन जाएगा इस तरह का, और जब वायु ऐसे करके ऊपर उठती जाएगी तो ऊपर उठने पर ये ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी जब हो जाएगी तो ठंडी होकर वायु जो है संघनित होने लगेगी, और संघनित होने के बाद क्या होगा, भयंकर वर्षा होगी। तो इस प्रकार की जो वर्षा है चक्रवाती वर्षा कहलाती है। इस प्रकार की वर्षा प्राय मध्य अक्षांशों में देखने को मिलती है। अब यहां पर हिमपात बताया गया है। हिमपात कब होता है, जब वायु में संघनन की प्रक्रिया हिमांक बिंदु से नीचे तापमान पर होती है, तब जलवाष्प छोटे छोटे हिमकणों में बदल जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वायु है, वायु में जो संघनन की प्रक्रिया है हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के पॉइंट पर ये होती है, तब जलवाष्प जो होती है ये बूंदों में न बदलकर हिमकणों में बदल जाती है। यही छोटे छोटे हिमकण एक दूसरे से मिलकर जब काफी बड़े हो जाते हैं तब इन्हें हिमलव या हिमरव कहा जाता है। यानी जब छोटे छोटे हिमकण हैं एक दूसरे से मिलकर काफी बड़े हो जाते हैं तब इन्हें हिमलव कहते हैं। बादलों से हिमलवों के गिरने को ही हिमपात कहते हैं। बादलों से जब, चूंकि बादल जो है इन हिमरवों को या हिमलवों को काफी लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका वजन काफी ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, ये गिरने लगते हैं, तो इनको हिमपात कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं ओलावृष्टि की। तो देखिए, कभी कभी शक्तिशाली वायु धाराएं वर्षा की बूंदों को ऊपर उठाकर बहुत अधिक ऊंचाई पर ये ले जाती हैं, जहां वायु का तापमान हिमांक से बहुत नीचे होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे होता है। ऐसी स्थिति में वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, जम जाती हैं। जब ये जमी हुई बूंदें बादलों से होकर नीचे गिरने लगती हैं, तब इनके ऊपर पानी की एक और परत जम जाती है, तो ये और ज्यादा भारी हो जाती हैं। फिर से कोई ना वायु राशि फिर से ऊपर उठा देती है, तो उस अवस्था में क्या होता है, फिर से वही प्रक्रिया होती है, इन पर फिर से कोई एक परत और चढ़ जाती है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब ये बूंदें जो हैं, जो कि बर्फ के टुकड़ों के रूप में बन चुकी हैं, बर्फ की बूंदों के रूप में बन चुकी हैं, ये काफी ज्यादा भारी हो जाती हैं, तो बादल इन्हें होल्ड नहीं कर पाते हैं, बादल इन्हें संभाल नहीं पाते हैं, तो अंत में ये ओलावृष्टि के रूप में जमीन पर गिरती हैं। जब ये जमी हुई बूंदें ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगती हैं तो इसे ओलापात या फिर ओलावृष्टि कहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।